गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जनसत्ता और दैनिक जागरण का जो संपादकीय के नाम से जो पृष्ठ होता है, जो बहुत ही अनिवार्य होता है उन विद्यार्थियों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनकी जिज्ञासाएँ हैं डिबेट जैसी चीज़ों में, या फिर जो करंट इशूज़ है, चाहे नेशनल लेवल की हो चाहे इंटरनेशनल लेवल की हो, उनमें वो रुचि रखते हैं। उन अभ्यर्थियों, उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप डेली रूटीन जो है, आपकी जो कंटिन्यूटी हो बनी रहे एडिटोरियल को लेकर, तब जाकर आप जो चाहते हैं कि धारा प्रवाह में भी बोल सकूं, चीज़ों को लोगों के सामने बता सकूं, तब जाकर ये चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक है, हमेशा देखिए उम्र मायने नहीं रखती है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। इसे लिखा है दोस्तों प्रमोद भार्गव जी ने। आज बात करते हैं आसान नहीं है कोरोना टीके की डगर। तो आपको पता है पिछले 6 महीने से जिस तरह से तमाम देशों के द्वारा, तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भैया हमने खोज लिया है, हमने खोज लिया है, फिर जब आप उस पर जांच होती है, उसको लैब में लेकर तमाम तरह के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, तो पता चलता है ये भी ध्वस्त है, कोई मतलब नहीं है, बस हवाबाजी हो रही है। उसी में आपके रामदेव जी भी थे, उसी में आपका तुर्की था, उसी में आपका अमेरिका था, ब्रिटेन था, और सबसे ज़्यादा इजराइल भी था। तो दोस्तों, अभी कब तक ये कोरोना पैंडेमिक रहेगा, कैसे इसका निदान होगा? कुछ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो रिसर्च करके बता रही हैं कि जैसे एड्स हमेशा के लिए है, वैसे ये भी रहेगा। मात्र आपको क्या करना, प्रिकॉशंस, जो सावधानियां हैं, जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं, कि जिनके माध्यम से यदि आप इनसे दूरी बना के रहें, तमाम तरह की चीज़ों को अमल करें, तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये है कोरोना महामारी का संकट झेल रही दुनिया के लिए रूस ने अच्छी खबर दी है। मॉस्को के सेचनो विश्वविद्यालय के निदेशक अलेक्जेंडर लुकासेव ने कोविड-19 बीमारी का टीका बना लेने का पूरा दावा किया है। देखिए, अब एक और देश ने और एक और संस्था ने ये पूरी तरह से दावा किया है। और मैं क्या बताऊं, आप लोग भी समझदार हैं, 6 महीने से बने हुए हैं इस घटना को लेकर। जिस तरह से तमाम तरह के वैश्विक संस्था से लोग दावे कर रहे हैं, बाद में ये चीज़ें धराशायी हो जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो बिलीफ है वो ऐसे संस्थाओं, ऐसे देशों के प्रति घटती जा रही हैं। मनुष्यों पर इसके परीक्षण का काम पूरा हो चुका है। यह टीका कोरोना वायरस से जूझने के लिए शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। मनुष्य के शरीर में इस टीका का असर 2 साल तक रहेगा। अब आपको बता दें, ये जो जिस टीके की बात कर रहे हैं, इनके अनुसार ये जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, और इसका शरीर में मात्र 2 साल तक रहेगा। उसके बाद 2 साल बाद फिर आपको टीका लेना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं एक चीज़ आपको सलाह दूँ, आप किसी से पूछेगा, आपके शरीर में तब तक कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, विषाणु तब तक कोई हमला नहीं कर सकता जब तक आपका जो इम्यून सिस्टम है, जिसे आप प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं, जब तक वो शक्तिशाली और मजबूत है। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को और प्रभावशाली, मजबूत बनाने के लिए आप डेली वर्कआउट करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, कार्डियो करिए, पुशअप करिए, पुलअप करिए, कि आपके शरीर के अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें जान रहे, लड़ने की ताकत हो। आप तमाम तरह के जो हरी सब्जियां हैं उन पर प्राथमिकता दें। सही चीज़ जो क्वालिटी हो, वी शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। ये नहीं कि इतना दाल चावल ले लिया बस उसे ही खा लिया। कम खाइए, पर जिसमें वो गुण हो वो चीज़ खाइए। ठीक है। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि यह टीका बाजार में कब तक आएगी। कोरोना टीके के निर्माण में करीब भारत सहित 1.5 देश लगे हैं। डेढ़ कभी कभार क्या होता है कि जनसत्ता के एडिटोरियल में बहुत सारा मिस प्रिंट होता है, तो भैया आप लोगों से बता दें, थोड़ा इस पर आप लोग सुधार करिए। भारत ने इसी साल 15 अगस्त तक कोविड-19 का स्वदेशी टीका बना लेने की उम्मीद जताई है। अगर भारत इसमें कामयाबी हासिल कर लेता है तो यह दूसरे देशों के लिए भी राहत की बड़ी खबर होगी। एक चीज़ बता दें, यदि कोई भी देश इस टीके को खोज निकालता है, बना लेता है, तो रातों रात उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बूस्ट कर जाएगी, आप यकीन मानिए, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज पूरी दुनिया में इस टीके की आवश्यकता है। लोग टकटकी निगाहें रखे हुए हैं कि कौन सा देश पहले इस टीके का आविष्कार करेगा, कौन सी संस्था पहले आविष्कार करेगी। उसके बाद आप जानते हैं ना, इसकी रिक्वायरमेंट आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि रातों रात
कितने लोग इसके लिए अप्लाई कर देंगे, भैया हमको चाहिए, अमेरिका का हमको नहीं दिए तो भारत जैसे देश से हमारे हालात नाजुक हो सकते हैं। वो धमकी करके लेगा, पर जैसे भी लेगा। उसके बाद दरअसल भारत के लिए टीका बना लेना इसलिए संभव है क्योंकि भारत के चिकित्सा विज्ञानियों ने दुनिया में दवाओं और बीमारियों की जांच के उपकरण निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। इस टीके कोवैक्सीन का निर्माण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक से मिलकर किया है। इस सिलसिले में दवा का जानवरों पर प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। देखिए, कभी कभार क्या होता है, जब टीके का निर्माण या दवाओं का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले उससे जानवरों के ऊपर परीक्षण किया जाता है कि जानवरों के ऊपर जब टीका लगाया जाता है तो उनमें क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, जो उपचार है कैसे कैसे सही हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक सर्विलांस के माध्यम से पता की जाती है। उसके बाद इस टीके का प्रयोग मनुष्यों के ऊपर किया जाता है, खासकर वो जो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस बीमारी से। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो परसों का जो एडिटोरियल है उसमें मैंने लिंक, अपना जो नंबर है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, एक मैडम थी बोली स्पेक्ट्रम के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं समझ नहीं पाया, आप इसे थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। और जिन भाई बहनों ने मुझे कमेंट में जाके अप्रिशिएट किया है मेरे लेख को, मुझसे संबंधित, उनके लिए तहे दिल से स्वागत। मैं हर घंटे चेक करता हूँ किसने क्या लेख लिखा है। ठीक है, आप ये लोग मत सोचिएगा। और एक जो है इन्वायरमेंट, क्या नाम था, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट शायद नाम है, ये हमारे मित्र हैं और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, एक इंजीनियर हैं और वो फर्स्ट व्यू जो होता है देखते हैं, कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग जाइए उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मनुष्य पर भी इसका परीक्षण चल रहा है। हालांकि टीका परीक्षण का काम अत्यंत चुनौती और खतरे से भरा होने के साथ खर्चीला भी होता है। आपको पता है, जब आप इंसानों पर इसका प्रयोग करेंगे तो आपको तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, तमाम तरह के वैश्विक संस्थाएं हैं, उससे आपको अथॉरिटी लेनी पड़ती है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। इसलिए दवा कंपनियां टीके के निर्माण की दिशा में पहल नहीं डाल रही हैं। अलबत्ता कोरोना पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले रहा है, इसलिए सभी देशों में टीका बना लेने के उपाय सरकारी स्तर पर हो रहे हैं। दुनिया का पहला दवा परीक्षण 1747 में जेम्स लिंड ने किया था। उन्होंने अपने परीक्षण में पाया कि खट्टे फल खाने वाले सैनिकों को स्कर्वी रोग नहीं होता। इसलिए जो खट्टा फल होता है, जैसे नींबू हुआ, यदि आप सुबह डेली इसका सेवन करते हैं, मात्र एक स्क्विंज करिए नींबू और उसे पी लीजिए पानी के साथ। मैं आपको बता दूं, हो सकता है 2-3 दिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, नाक बंद हो जाए, आपकी सर्दी हो जाए, पर दोस्तों यदि आप दैनिक जीवन में यदि इसे लेते हैं तो आपका जो इम्यूनो सिस्टम बहुत मजबूत होगा। मैं पर्सनली व्यक्तिगत मैं ऐसा करता हूँ और आपको छोटी मोटी जो बीमारियाँ नहीं होंगी, क्योंकि ये आपके इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करता है। बाद में जैसे जैसे दवाएं कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशालाओं में तैयार की जाने लगी, वैसे वैसे दवा परीक्षण की ज़रूरत भी बढ़ती चली गई। इसकी पूर्ति के लिए संविदा अनुसंधान संगठन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CRO वजूद में आया। दवा कंपनियां अपनी मर्जी के मुताबिक मानदंड तय करके CRO के जरिए दवा परीक्षण कराने लगी। CRO ने ही पहले दवा परीक्षण की शुरुआत दलालों के माध्यम से चिकित्सा विश्वविद्यालयों से जुड़े महाविद्यालयों में की, और अब तो हालात इतने बदतर हैं कि ये प्रयोग निजी अस्पताल और निजी चिकित्सकों के माध्यम से भी किए जाने लगे हैं। तो भारत में देख सकते हैं आप कि तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, ये भारत जैसे देश और यहाँ के लोगों के लिए चुनौती का विषय है। चुनौती का दोस्तों विषय इसलिए है क्योंकि इन्हीं दलालों, गलत लोगों के माध्यम की वजह से दवाओं का रेट इतना हाई हो जाता है, कभी कभार कुछ त्रुटियाँ आ जाती हैं, उसका नुकसान, उसका असर हमारे लोगों के ऊपर पड़ता है। तो जब तक भारत सरकार इस पर एक बढ़िया कोई कमेटी गठित नहीं करेगी तब तक यही हाल होगा। सोचिए, आप सारी चीज़ों को GST में रखें, क्या दवाओं को GST में नहीं रख पाएँ? जिन दवाओं की कीमत 10,000 15,000 है, एक्चुअल में उनकी कीमत क्या आप गरीबों के लिए अलग से नहीं कर सकते हैं? तो बहुत सारी दोस्तों कमियां हैं इन योजनाओं में, परियोजनाओं में, पर क्या करें, यदि आपने अपनी आवाज़ उठाई तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कहने को तो संविधान के द्वारा दिया गया, यू हैव राइट टू एक्सप्रेशन, यू हैव टू राइट टू स्पीक। ठीक है, आप किसी को एलिगेट कर सकते हैं, जहाँ गलत हो रहा है उसे आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पर ये अधिकार अब कुछ लोगों के द्वारा छीना जा रहा है। यदि आप सही होते हैं तो ऐसा कभी नहीं करते हैं।
पर दोस्तों जो अधिकार बचा था उससे भी कुछ लोगों के द्वारा तांडव मचाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच का मतलब ये नहीं होता किसी को सोशल मीडिया से गाली दे दे, किसी के जाति धर्म मजहब को आप अपमानित करने लगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। यही कारण है सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आना पड़ा। उसने कहा कि नहीं, पहले तथ्यों की जांच होगी, ऐसे आप किसी को नहीं उठा लेंगे, रासुका लगा देंगे, नशे लगा देंगे, जो योगी जी कर रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, चीन और जर्मनी जैसे विकसित देश हैं, किंतु इन दवाओं का वास्तविक प्रभाव दुष्प्रभाव जानने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, भूटान, श्रीलंका जैसे विकासशील देशों के नागरिकों का इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना टीका परीक्षण के साथ यह अच्छी बात है कि इसके रोगी फिलहाल हर देश में उपलब्ध हैं। नतीजतन इंसान को गिनी पिग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले क्या होता था, यदि दोस्तों इसके मरीज़ नहीं होते तो बहुत ही मुश्किल होता लोगों के ऊपर प्रयोग करना। पर दोस्तों हमें भी, आपको पता है, लगभग ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पर इसके संक्रमित मरीज़ न पाए जाएं। कभी कभार मैं कल्पना जब करता था, महसूस करता था क्या कभी ऐसा रोग आएगा पूरी दुनिया त्रस्त हो जाएगी। पर दोस्तों ये तो उससे भी खतरनाक निकला। फिल्मों में भी कई बार दिखाया गया है, पर ये चूँकि दवा पहली बार मरीजों की मर्ज पर आजमाई जाती है, इस कारण इसके विपरीत असर की आशंका ज़्यादा बनी रहती है। दवा जानलेवा भी साबित हो सकती है, बात दवा कंपनी और चिकित्सक बखूबी जानते हैं। इसलिए दवाइयों के प्रयोग पहले चूहे, खरगोश, बंदर और छोटे सूअर के बाद अक्सर लाचार इंसान पर किए जाते हैं। परीक्षण के बहाने गुमनामी के ये प्रयोग चिकित्सकों की नाजायज़ कमाई का हिस्सा बनते हैं। एक मरीज़ पर दवा के प्रयोग के लिए एक चिकित्सक को 3 से 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। दवा की रोग पर उपयुक्तता तय हो जाने के बाद कंपनियां दवा को विश्वव्यापी बाजार में बेचकर अरबों रुपए का मुनाफा कमाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में दवा परीक्षण का कारोबार 3,000 करोड़ रुपए सालाना से ज़्यादा का है। मौजूदा समय में करीब 2,000 विभिन्न प्रकार की दवाओं के परीक्षण भारत में पंजीकृत हैं। पूरी दुनिया का हर चौथा दवा परीक्षण भारत के गरीब व लाचार लोगों पर हो रहा है। आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, अंबानी, अमिताभ जैसे शख्सियतों के ऊपर ये चीज़ें परीक्षण होती हैं नहीं, जिनका इस समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक और राजनीतिक रूप से गुमनाम है, कोई इज्जत नहीं है, पूरी तरह से इन मुख्य धाराओं से कटे हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर चलता है। इन्हें भी एक जानवर के रूप में समझा जाता है और ऐसा हो रहा है देश में। तमाम तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। डॉक्टर किसी को भी लाकर खड़ी कर देंगे, उनको पता है क्या है, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, क्या जाके क्लेम करेंगे। संयोग से प्राकृतिक व भौगोलिक वजहों से मनुष्य की जाति की 7 आनुवंशिक प्रजातियों में से 6 की भारत में आसान उपलब्धता है। इन अनुकूल हालात के चलते भारत में हर मर्ज के मरीज सरलता से मिल जाते हैं और दवा की जांच भी अन्य देशों की तुलना में जल्द हो जाती है। नई दवा के परीक्षण की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में दवा को जानवरों पर आजमा कर देखते हैं, इसके बुरे असर का आकलन किया जाता है। जानते हैं ये सारी चीज़ें स्टडी में होती हैं। जब भी ये जानवरों पर जैसे ही प्रयोग किया जाता है, तमाम तरह के सर्वेलाइंस के माध्यम से लिखा पड़ी होती है। इसका असर 1 घंटे बाद क्या हुआ, 2 घंटे बाद जो रोगी है या फिर जो जानवर है उसके अंदर किस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, चिड़चिड़ापन तो नहीं हो रहा, कहीं इस दवा का गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। इसी दौरान यह पता लगाया जाता है कि दवा की कितनी मात्रा मनुष्य झेल पाएगा। यह असर 40 से 45 रोगियों पर परखा जाता है। दूसरे चरण में 100 से 150 मरीजों पर दवा परीक्षण होता है। तीसरे चरण में नई दवा का एक चीनी की गोली से तुलनात्मक प्रयोग करते हैं, इसे प्लेसिबो ट्रायल कहा जाता है। चलिए एक चीज़ मैं मानता हूँ और यह चीज़ आप भी स्पष्ट कर लीजिएगा, इसमें मौतें होती हैं, पर सरकार और एजेंसियों को किसी प्रकार का कुछ दस्तावेज नहीं दिया जाता है। और पहले ये जो डॉक्टर हैं, जो प्रयोगकर्ता हैं, वो पहले ही साइन करा लेंगे कि यदि आप मर गए तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, और उन्हें लालच का प्रलोभन दिया जाता है पैसे का कि भैया आपको इतना पैसा दिया जाएगा। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अब सोचिए यदि कोरोना वायरस का टीका बनाया जा रहा है तो आजकल ज़्यादातर कोविड-19 के मरीज़ हैं तो आसानी से चीज़ें मिल जा रही हैं। यदि ये नहीं होते, किसी और दवा का ट्रायल होता तो सोचिए कितना मुश्किल होता। तो पहले उसे संक्रमित किया जाता उस रोग के लिए, बाद में उसके ऊपर, क्योंकि भैया अच्छे लोग संक्रमित हैं, प्रयोगशाला में जाने से मना कर देते। उन्हें पता है कि ये सब कुछ फेरबदल कर देंगे, क्योंकि
ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये आउट ऑफ सिस्टम होता है, ठीक है। यदा कदा बीमारी विशेष की दवा जो बाज़ार में पहले से ही मौजूद है उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन परीक्षण किया जाता है। यह प्रयोग भी 500,000 मरीजों पर अमल में लाया जाता है। इन 3 चरणों की कामयाबी की तय होने पर इसे नमूने को भारतीय दवा नियंत्रण के पास लाइसेंस के लिए भेजा जाता है। लाइसेंस मिल जाने पर, देखिए मिल जाने लिखे, मिल जाने पर ही दवा का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होता है। मैं बोलता हूँ ना, जनसत्ता का जो लेख है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। और दवा बाजार में बिक्री हेतु आम मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद क्षेत्र विशेष के लोगों पर बड़ी संख्या में दवा का प्रयोग शुरू होता है। जो दवा परीक्षण का चौथे चरण है, क्षेत्र विशेष में दवा का परीक्षण इसलिए किया जाता है जिससे स्थानीय जलवायु पर रोगी के प्रभाव के साथ दवा के असर की भी पड़ताल हो। इन चारों परीक्षणों के तुलनात्मक आकलन के बाद जब चिकित्सा विज्ञानी दवा की सफलता की अनुशंसा कर देती हैं तो इसे विश्व बाजार में दवा निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसे उतार देती हैं। तो देख सकते हैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सारी चीज़ों का सिस्टम है उसी तरह रेगुलेट किया जा रहा है। दुनिया की दवा निर्माता कंपनियों के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन नए रोगाणुओं की नई दवा या टीका बनाने की खोज बेहद खर्चीली, अनिश्चितता से भरी और लंबी अवधि तक चलने वाली होती है। इसलिए दवा कंपनियों को ऐसे अनुसंधानों में कोई रुचि नहीं है। 20वीं सदी का मध्य और उत्तरार्ध काल इस नाते स्वर्ण युग था जब चेचक, पोलियो, टिटनेस, रेबीज, हेपेटाइटिस जैसे रोगों को पहचान कर इन पर नियंत्रण की दवा या टीके बना लिए गए। तो मैं तो एक चीज़ आसानी से कह सकता हूँ, ये आप मत कहिएगा कि नहीं कोरोना उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं। उस समय लोगों की जो शिक्षा थी उसमें गुणवत्ता थी। आज की जो शिक्षा है ना ज़्यादातर वो नौकरी आधारित हो गई है कि भैया MBA कर लिए, BTech कर लिए, बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी, ख़त्म। पहले लोग जो वास्तविक जो शिक्षा होती थी भारत में उस पर लोग प्राथमिकता देते थे, पर आज की शिक्षा मतलब उनके विकास चाहिए, चाहे वो जंगल को काटो, इंसानों को काटो, किसी की बर्बादी हो, पृथ्वी की बर्बादी, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। दवा परीक्षण की अपनी अहमियत है बशर्ते वह नैतिक शुचिता और पेशेगत पवित्रता से जुड़ा हो। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नई दवा की खोज उपचार की तात्कालिक जरूरत से जुड़ी होती है। इसलिए इस चिकित्सा पद्धति को लगातार नए नए शोधों का हिस्सा बनाकर स्वास्थ्य लाभ के लिए कारगर बनाए रखने के उपाय जारी रहते हैं। इन परीक्षणों के बाद जो दवाएं बाजार में विक्रय के लिए आती हैं वे आजमाई हुई अर्थात साक्ष्य आधारित दवाएं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती हैं। लेकिन दवा परीक्षण को कुछ चिकित्सालयों ने गलत तरीके से मरीजों को धोखे में रखकर अवैध धन कमाने का धंधा बना लिया है। यह एक बड़ा संकट है। दवा परीक्षण के लिए सिलसिले में डॉक्टर एडवर्ड जेनर दुनिया में एक ऐसी अनूठी मिसाल रहे हैं जिन्होंने खसरा के टीके का आविष्कार करते समय उसको अपने बच्चे पर आजमाया था। सवाल है कि क्या हमारे चिकित्सक में इतना नैतिक साहस है? तो वही है, चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर सामने वाला बंदा तो मर ही जाएगा, या तो फिर जीवन भर कुछ करने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि तमाम तरह के जो शरीर के ऑर्गन है उसके ऊपर बहुत प्रभावशाली इम्पैक्ट पड़ता है और ज़िंदगी भर के लिए वो पैरालाइज भी हो सकता है। तो नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करिए, बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।